नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर सुनील ढवड़े। आज हम आयुर्वेदिक फार्मेकोलॉजी के इस पार्ट में देखेंगे आयुर्वेदिक फार्मेकोलॉजी ऑफ पूर्णचंद्रोदय रस। इसे सिद्ध मकर ध्वज भी कहा जाता है। तो इसकी फार्मेकोलॉजी के बारे में हम आज देखेंगे। तो इसके जो घटक द्रव्य होते हैं वो घटक द्रव्य होते हैं अष्ट संस्कारित विशुद्ध पारद जो होता है वो लिया जाता है एक भाग, यानी जिस पारद पर अष्ट प्रकार के अष्ट संस्कार किए गए, जिसमें हम स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, निरोधन, नियमन और दीपन, ये जो 8 संस्कार किए गए उनसे शुद्ध किया हुआ, विशुद्ध किया हुआ, यानी विशेष प्रकार से शुद्ध किया हुआ जो पारद होता है उसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। वैसे पारद के जो संस्कार होते हैं वो 18 होते हैं, लेकिन उसमें से जो 8 संस्कार होते हैं पहले के, वह पारद की शुद्धि के लिए किए जाते हैं। तो वह अष्ट संस्कारित जो पारद होता है इसका हम यहाँ उपयोग करने वाले हैं। उसके बाद ये जो पारद है ये लेंगे हम एक भाग, और शुद्ध जो गंधक है, शुद्ध गंधक हम लेंगे 100 भाग। इस शुद्ध गंधक का हमें पारद में जारण करना है। उसके बाद हम एक चतुर्थांश भाग, यानी 1/4, एक चौथाई भाग लेंगे अभ्रक सत्व भस्म, एक चौथाई भाग लेंगे स्वर्णमाक्षिक सत्व भस्म, और एक अष्टमांश लेंगे स्वर्ण भस्म। तो यह जो घटक है, इन घटकों का हमें पारद में जारण करना है। सबसे पहले तो हमें पारद में गंधक का जारण करना है। 100 भाग गंधक जो होता है, 100 गुना गंधक का उसमें जारण करना है, इसलिए हम इसे शतगुण गंधक जारित पारद भी कहते हैं, या फिर इसे विशेष पूर्णचंद्रोदय रस कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्वर्ण, स्वर्णमाक्षिक, अभ्रक सत्व और गंधक इनका जारण किया जाता है। एक्चुअली जब अष्ट संस्कारित पारद के जो अष्ट संस्कार किए जाते हैं उसके बाद में चारण क्रिया की जाती है। चारण क्रिया का मतलब होता है ये जो द्रव्य है इनका ग्रास पारद में देना, वो ग्रास देने के बाद उनकी द्रुति कराना, यानी द्रवीभवन करवाना। पारद जो है, पारद के गर्भ में ये जो हमने द्रव्य यूज़ किए, या फिर ये जो स्वर्णमाक्षिक सत्व, अभ्रक सत्व, स्वर्ण भस्म, गंधक जो है, इनका ग्रास देकर उनका द्रवीभवन किया जाता है, और वो द्रवीभवन करने के बाद में उनकी जारना की जाती है, यानी जो हमने ग्रास दिया है उसका ग्रास को पारद में जीर्ण किया जाता है, उसका पाचन पारद के घर में किया जाता है, उसे हम जारना कहते हैं। तो इसकी जो प्रोसेस होती है जारन, चारण, गर्भद्रुति, बाह्यद्रुति की, तो यह बहुत लंबी प्रोसेस है। उसके लिए अगर हम वह इसमें डिस्कस करें इस एपिसोड में, तो यह एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए मैं किसी दिन कोई और एपिसोड इन अष्ट संस्कार या 18 संस्कार जो होते हैं पारद के, उनके लिए बनाऊंगा। फिलहाल तो हम बस इतना समझ लेते हैं कि यह जो पारद होता है, इस पारद में शतगुण गंध, एक चौथाई भाग स्वर्णमाक्षिक सत्व भस्म, एक चौथाई भाग अभ्रक भस्म, और एक अष्टमांश भाग जो होता है वो स्वर्ण भस्म का हमें इसमें जारण करना है। और जारण करने के बाद जो रसायन तैयार होगा उसे हम पूर्णचंद्रोदय रस कहते हैं। तो यह पूर्णचंद्रोदय रस जो तैयार होता है यह बहुत उत्तेजक और बहुत तीक्ष्ण होता है। इस इस पूर्णचंद्रोदय रस को या फिर सिद्ध मकर ध्वज को आप ऐसे सेवन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो यह जो शतगुण गंधजारित पारद है या फिर पूर्णचंद्रोदय रस है, इसे हम 3 ग्राम की मात्रा में लेंगे। उसके बाद 3 ग्राम शतपुटी भस्म लेंगे। उसके बाद कर्पूर जो होता है वो 1 तोला लेंगे। उसके बाद जो केशर होता है, केशर लेंगे हम 1 तोला। उसके बाद अक्कर करब जो होता है, अक्कर काढ़ा जिसे हम कहते हैं, वो लेंगे 1 तोला। समुद्र उसका जो चूर्ण होता है उसे लेंगे हम 1 तोला। और जो पिंपली होती है, हरी पिंपली, पाइपर लॉन्गम, उसे लेंगे हम 1 तोला। इन सब का हम मर्दन करेंगे, हम इस सम को हम एकत्र करेंगे और उसे 12 घंटे तक नागवल्ली पत्र स्वरस, जिसे हम तांबुल पत्र भी कहते हैं, या फिर जो खाने का पान होता है वह, उसे हम नागवेली पत्र कहते हैं। तो उस जो खाने के पान है उस पान की स्वरस में 12 घंटे तक हम इसे भावना देंगे या खरल करेंगे या फिर मर्दन करेंगे। और वो मर्दन करने के बाद इसकी एक एक रत्ती की हम टैबलेट बनाएंगे, गोली बनाएंगे। और फिर यह जो गोली होती है, या इस प्रकार से हम इसे सेवन कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा होती है आधा से 1 रत्ती मात्रा होती है पूर्णचंद्रोदय रस की। जो हमने अभी कॉम्बिनेशन तैयार किया था, वो कॉम्बिनेशन जब हम तैयार करते हैं तो उसे आधा से 1 रत्ती की मात्रा में हम ले सकते हैं।
इसका जो अनुपान होता है वह अनुपान होता है दूध, घी या दूध की जो मलाई होती है उसे हम अनुपान के रूप में सेवन कर सकते हैं। या फिर अगर हमें किसी और व्याधि में देना है, विशेष व्याधि में, तो उस व्याधि का जो कुछ विशेष अनुपान होगा उस अनुपान के हिसाब से हम अनुपान दे सकते हैं। तो इसका उपयोग देखेंगे हम। पूर्ण चंद्रोदय रस के जो गुण होते हैं वो देखेंगे। तो पूर्ण चंद्रोदय रस जो है वो सबसे पहले तो एक उत्कृष्ट रसायन होता है। रसायन का अर्थ होता है कि जो हमारे शरीर धातुओं को उत्कृष्ट उत्कृष्ट बल प्रदान करे या फिर उनकी जो निर्मिति है उत्कृष्ट उत्तम प्रकार से करे, उससे हम रसायन करते हैं। हमारे शरीर में बहुत बार क्या होता है कि हमारी जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाएगी, एज बढ़ती जाएगी, उस तरह से हमारे शरीर की ऊतियों में, पेशीज में, टिश्यूज़ में डैमेजेस हो जाते हैं। तो वो डैमेज को क्लियर करके शरीर को नया करना, यह कार्य होता है रसायन का। शरीर में नव चैतन्य या नव तारुण्य निर्माण करना, शरीर को तरुणता प्रदान करना, यह रसायन का कार्य होता है। तो वो कब होगा? जब ये जो डी जनरेशन हुए है, इस डी जनरेशन को आप ओवर आउट करेंगे या उसको भर देंगे। जो डिजनरेशन या फिर जो डैमेज हुआ है उसको हम भर देंगे और नई जो पेशियाँ होती है, नए जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी निर्मित करेंगे, तब हमारा शरीर नया तैयार होगा। तो यह कार्य होता है रसायन का, और यह कार्य जो है यह रसायन करता है। लेकिन अगर आप रसायन के लिए इस कल्प का सेवन करते हैं, तो इस रसायन के लिए जब इस कल्प का सेवन करना है तो आप रसायन विधि के अनुसार ही इसका सेवन करें। रसायन विधि जो होती है वो रसायन विधि बहुत लंबी होती है एक्चुअली, उसे मैं शॉर्ट में बताता हूँ। अगर वो भी हम डिस्कस करने लगे तो उसके लिए भी हमें एक अलग से एपिसोड लेना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल में इतना समझिए कि रसायन सेवन विधि जो होती है उसमें सबसे पहले तो पाचन किया जाता है, पाचन दीपन क्रिया की जाती है। उसके बाद स्नेहन स्वेदन करते हैं, स्नेहन स्वेदन के बाद शरीर की शुद्धि की जाती है वमन विरेचन से, और वमन विरेचन विरेचन से शुद्धि करने के बाद, संसर्जन क्रम करने के बाद शरीर में जब बल आता है तो वो बल आने के बाद हमें क्षेत्रीकरण क्रिया करनी चाहिए। क्षेत्रीकरण क्रिया का मतलब होता है कि वह रसायन सेवन के लिए शरीर को तैयार करना, उसे हम कहते हैं क्षेत्रीकरण। उसके लिए कुछ औषधियों का सेवन करना पड़ता है, तो वो सेवन करने को क्षेत्रीकरण कहते हैं। तो ये क्षेत्रीकरण करना चाहिए, यानी शरीर को उस रसायन के लिए तैयार करना चाहिए, और उसके बाद इस रसायन का हमने सेवन करना चाहिए। अगर आप इस विधि से, इस रसायन सेवन की विधि से इस रसायन का सेवन करते हैं, पूर्ण चंद्रोदय रस का, तो ही आपको रसायन के पूर्ण गुण मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलते। तो आप रसायन सेवन विधि से इसका प्रयोग करें। अगर व्याधि के लिए इसका सेवन करना है, व्याधि नाश के लिए इसका सेवन करना है, तो आपको रसायन सेवन विधि से जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यह जो पूर्ण चंद्रोदय रस होता है ये उत्तम रसायन होता है। उसके बाद ये हृदय पौष्टिक होता है, हृदय को बल देने वाला होता है। ये जो हृदय की जो टिश्यू होते हैं या फिर हृदय के जो अवयव होते हैं, जिसमें आते हैं एट्रियम आता है, वेंट्रिकल आता है, उसके वाल्व आते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, माइट्रल वाल्व, एओर्टिक वाल्व, इन सबको बल देता है। इन में अगर शैथिल्य है तो इनको बल प्रदान करता है और हृदय को मजबूत बनाता है, इसलिए हम इसे हृदय पौष्टिक कहते हैं। दूसरी बात है कि यह वाजीकरण कार्य करता है। वाजीकरण कार्य का अर्थ होता है कि वह स्तंभन चेती या मैथुन शक्ति को बढ़ाना, इसको वाजीकरण कहते हैं। तो यह वाजीकरण भी कार्य करता है। उसके बाद ये बल्य है, यानी शरीर को बल प्रदान करता है। हमने अभी देखा है कि वह रसायन होने की वजह से ये क्या करता है कि जो धातु होते हैं हमारे, इसमें जो धारण करता है, शरीर को जो धारण करता है उसे हम धातु कहते हैं। तो वह हमारे सप्त धातु जो होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये, और साथ में वात, पित्त, कफ, अगर ये प्राकृत अवस्था में है तो ये भी हमारे शरीर को धारण करते हैं। तो यह इनको बलवान करता है और इनके कार्य जो है वो प्राकृत करता है, इसलिए यह हमारे शरीर को बल प्रदान करते हैं। उसके बाद यह रक्त प्रसादन है। रक्त प्रसादक, रक्त प्रसादक का अर्थ होता है रक्त को शुद्ध रखना। रक्त में जो कुछ टॉक्सिक तत्व होते हैं हमारे शरीर में, जो हानिकारक तत्व होते हैं, उनको कम करना या फिर उनको नॉर्मल लेवल में लाना। जैसे कीटोन बॉडीज़ है, एसीटोन बॉडीज़ है, अमोनिया है, इनकी लेवल अगर बॉडी में बढ़ जाती है, यूरिक एसिड है, इनकी बॉडी में अगर लेवल बढ़ जाती है तो ये हमारे शरीर में व्याधि निर्माण करते हैं। इनको नॉर्मल लेवल में रखना, इसको करते हैं हम, इससे कहते हैं हम रक्त प्रसादन या फिर रक्त का निर्विषीकरण कहते हैं। साथ में बैक्टीरियल लोड है, वायरल लोड है या फिर बैक्टीरियल टॉक्सिन्स है, अगर वो हमारे खून के इसमें ब्लड स्ट्रीम में अगर है तो उनको भी ख़त्म कर देना, उनका नाश करना, इससे भी हम निर्विषीकरण कहते हैं। तो ये निर्विषीकरण करने का कार्य यह कल्प करता है, इसलिए इसे रक्त प्रसादक गुण मिलता है, रक्त को बल मिलता है।
उसके बाद रक्षोग्न कार्य करता है। यह जो कल्प है ये रक्षोग्न कार्य करता है। रक्षोग्न का अर्थ होता है कि जीवाणुनाशक, जंतुनाशक, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं या फंगस होते हैं, इनको नाश करना, इनको नष्ट करना, इनको नष्ट करने का यह कार्य करता है, इसीलिए हम इसे रक्षोग्न कार्य कहते हैं। उसके बाद ये सेंद्रिय विषनाशक होता है। सेंद्रिय विषनाशक का मतलब होता है जो आम विष होता है हमारे शरीर में, हम जो खाते हैं, जो आहार लेते हैं, उससे अगर विष फॉर्म तैयार होता है तो उसे हम सेंद्रिय विष कहते हैं। जैसे हमने बासा खाना खाया, सड़ा गला हुआ खाना खाया, या फिर बहुत बार हम जंक फूड खाते हैं, उसकी वजह से भी बॉडी में सेंद्रिय विष या आम विष निर्माण होता है। तो यह सेंद्रिय विष जो होता है उनका नाश करने का कार्य यह करता है, क्योंकि यह जो कल्प है यह अग्निवर्धन करता है। अग्निवर्धन करने की वजह से जो आम विष होता है, आम विष का पाचन हो जाता है और वो नष्ट हो जाता है। उसके बाद यह राजक्षमा में अच्छी तरह से कार्य करता है। राजक्षमा का मतलब होता है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस, उसके बाद जो कफ प्रकोपजन्य व्याधि है, कफ प्रकोपजन्य व्याधि जिसमें कफ की प्रधानता होती है, ऐसी व्याधि। उसके बाद अगर शुक्र दौर्बल्य है तो उस शुक्र दौर्बल्य में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये शुक्र धातु पे उत्कृष्ट प्रकार से काम करता है। हमने ऊपर देखा ही है कि यह उत्कृष्ट वाजीकरण है, और जो वाजीकरण द्रव्य होते हैं वो शुक्र धातु पर बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। उसकी वजह से शुक्र दौर्बल्य, नपुंसकता ऐसी अगर रुग्ण में है तो उसे दूर करने में सहायक होता है। उसके बाद ये हृदय दौर्बल्य को भी दूर करता है। हमने आगे पहले ही देखा है कि ये हृदय पुष्टिक है, हृदय को बल प्रदान करता है, इसलिए हृदय दौर्बल्य जो है उसे दूर करने में सक्षम है। उसके बाद जीर्ण ज्वर, क्षय। अब क्षय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, राजयक्ष्मा और क्षय। ये अलग अलग व्याधि हो सकते हैं, क्योंकि क्षय का मतलब होता है कि धातुओं का क्षय होना। धातु जब मात्रा से कम हो जाते हैं, जो उनका प्रमाण हमारे शरीर में बताया है उनके प्रमाण से अगर वो कम हो जाते हैं तो हम उसे क्षय कहते हैं। और राजयक्ष्मा का मतलब होता है कि जो जीवाणु होते हैं, क्षय के जो जीवाणु होते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, जो यह जीवाणु होते हैं, इन जीवाणुओं का अगर ड्रॉपलेट तरीके से इन्फेक्शन हम दूसरे के बॉडी में होता है और उसकी वजह से वो इन्फेक्शन जो होता है तो उसे हम राजयक्ष्मा या टीबी कहते हैं। तो ये राजयक्ष्मा अलग और टीबी अलग हो गया, सॉरी क्षय अलग हो गया। क्षय में भी फिर से दो प्रकार बताए हैं क्षय के। इसमें क्षय जो होता है वो अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय बताया गया है। अगर हमारा जो आहार रस है, आहार रस अगर उत्कृष्ट प्रकार से निर्माण नहीं होता, उसके कारण बहुत से हो सकते हैं। जीर्ण ज्वर हो सकता है, कुपोषण हो सकता है, अग्निमांद्य हो सकता है। तो उसकी वजह से अगर आहार रस अच्छी तरह से तैयार नहीं होगा तो आहार रस से जो इतर धातु होते हैं वो भी तैयार नहीं होंगे, स्पेशली रस तैयार नहीं होगा, और रस से जो रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, वो तैयार नहीं होगा और उसकी वजह से क्षय होगा, जिसे हम अनुलोम क्षय कहते हैं। दूसरा होता है प्रतिलोम क्षय। अब प्रतिलोम क्षय होने के कारण होते हैं अति शुक्र स्त्राव, अति शुक्र, अति व्यववाय, अति मैथुन, ये कारण हो सकते हैं। उसके साथ क्षार और लवण का अगर आप अति प्रयोग करते हैं तो वह भी शुक्रनाशक होते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रतिलोम क्षय हो सकता है। उसका अगर आप अति योग करें, लवण और क्षार प्रयोगों का हम अगर अति योग करें तो उसकी वजह से भी शुक्रनाश होता है और उसकी वजह से प्रतिलोम क्षय के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो क्षय है ये धातु क्षय जिसे हम कह सकते हैं, तो ये धातु क्षय जो ये दूर करने की क्षमता इस कल्प में है, क्योंकि ये धातु को बल प्रदान करता है, सभी धातुओं को बल प्रदान करता है। और धातु को बल प्रदान जब होगा तो धातु उत्कृष्ट मात्रा में तैयार होगी। उसके बाद ये अग्नि का भी वर्धन करता है, अग्नि का वर्धन करेगा तो भी अग्नि जब वर्धन होगा, जठराग्नि वर्धन होगा तो धात्वाग्नि और भूताग्नि जो है उनका भी वर्धन होगा, और उसकी वजह से जो धातु है धातु साम्य प्रस्थापित होगा, धातु परिपोषण क्रम जो है वो सुधारित होगा और जो धातु क्षय हो वो कम हो जाएगा। उसके बाद यह श्वास प्रमेह में भी काम करता है। दूसरी बात, ये विष विकार जो होते हैं, स्थावर विष, जांगम विष, कृत्रिम विष, इन विषों का शरीर पर असर नहीं होने देता, या फिर इनकी वजह से जो डैमेजेस होते हैं शरीर में, ये जो अपाय होते हैं शरीर के, या जो फिर जो हानि होती है शरीर को, वो उसको क्लियर करने का सामर्थ्य इस कल्प में है, धातु साम्य प्रस्थापित करने की वजह से। क्योंकि अगर विष का शरीर पे असर होगा तो वो जो कुछ धातु होते हैं शरीर के उनको नष्ट करेगा, या फिर उनको उनमें हानि पहुंचाएगा, उनमें शिथिलता उत्पन्न करेगा। तो ये शिथिलता दूर करने का कार्य जो होता है वो इस कल्प में धातु शिथिलता दूर करने का कार्य और धातु साम्य प्रस्थापित करने की जो क्षमता है वो इस कल्प में होने की वजह से विष विकार अगर है तो विष विकार में भी ये अच्छा कार्य करता है। उसके बाद ये अपस्मार को भी दूर करता है, मंदाग्नि को भी दूर करता है, मैंने पहले ही कहा था। और ये दूर करके शरीर में जो बल होता है, वीर्य होता है, इनकी वृद्धि करता है, और इनकी वृद्धि करने की वजह से आयुष्य का वर्धन होता है। इसलिए हम इसे
जीवनीय भी कहते हैं, या फिर इसे हम रसायन कहते हैं, या फिर हम इसे आयुष्य कारक भी कहते हैं इस कल्प को। तो यह धातु साम्य प्रस्थापित करने की वजह से आयुष्य का वर्धन होना ही है। तो अब हम देखते हैं व्याधियों के बारे में। यह उत्कृष्ट वाजीकरण द्रव्य है। शुक्र जो है, शुक्र पर यह जो कल्प है बहुत उत्कृष्ट प्रकार से कार्य करता है। यह व्यक्ति की मैथुन शक्ति जो होती है, संभोग शक्ति और स्तंभन शक्ति जो होती है, स्तंभन और मैथुन शक्ति, तो इस स्तंभन शक्ति को भी यह बढ़ाता है और मैथुन शक्ति को भी बढ़ाता है। यानी अगर इसे रतिकाल में लिया जाए, यानी रति सेवन करने से पहले, मैथुन के आधे से 1 घंटा पहले अगर इसे हम सेवन करें, तो यह शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यह 100 मदोन्मत्त स्त्रियों का गर्भहरण करने का बल उस व्यक्ति को प्रदान करता है। इतनी संभोग शक्ति या मैथुन शक्ति यह बढ़ाता है। जब भी ये रसायन सेवन वाजीकरण के लिए सेवन करें, तो अटाया हुआ जो दूध होता है, जिसमें शक्कर डालकर हम दूध को अटाते हैं और वो दूध होता है, वो दूध, घी, उड़द के पदार्थ, मांस या मांस रस जो होता है, उसका सेवन हमें इस रसायन सेवन काल में करना चाहिए, ताकि ये शरीर को बल प्रदान करता है। और जो कुछ शुक्र क्षय होगा हमारा अतिमैथुन की वजह से, वो शुक्र क्षय हमें बाधक नहीं ठहरेगा। उसके बाद हम देखते हैं विषग्न विषग्न कार्य। तो यह रसायन अगर हम 1 साल पर्यंत अगर सेवन करते हैं कंटिन्यू, तो जो कृत्रिम स्थावर और जंगम विष होते हैं, उनका हमारे शरीर को उनसे हमारे शरीर को बाधा नहीं हो सकती। जो कृत्रिम विष होते हैं, कृत्रिम विष का मतलब होता है कि जैसे विविध द्रव्य के सहयोग से जो विष तैयार होते हैं, जैसे घी और मध, इन दोनों को हम अगर एकत्र कर ले, तो उससे एक प्रकार के विष की निर्मित होती है। अगर ये समान मात्रा में सेवन करते हैं, तो विषम मात्रा में अगर ये सेवन करते हैं, तो इससे विष निर्मित नहीं होती। किंतु अगर हम इसे समान मात्रा में सेवन करते हैं, घृत और मधु को, तो इसकी वजह से एक प्रकार का विष तैयार होता है, जिससे हम कृत्रिम विष तैयार करते हैं। या फिर जो अन्नज विष होता है, जैसे सड़ा गला अन्न जो होता है, हम उसे खाते हैं। या बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो अन्न होता है, उसमें दूषित मल या दूषित होता है वो अन्न किसी मल की वजह से, तो उसकी वजह से वो एक विषारी लक्षण हमारी बॉडी में या फिर टॉक्सिन्स बॉडी में तैयार हो जाते हैं। तो उससे हम कृत्रिम विष तैयार कर सकते हैं। जैसे फूड पॉइजनिंग होती है, फूड पॉइजनिंग को हम एक प्रकार का कृत्रिम विष कह सकते हैं। उसके बाद स्थावर बीज जो होते हैं, वो वनस्पति या खनिज बीज होते हैं, जैसे अहिफेन है। उसके बाद अर्क है, अर्क का मतलब होता है रूही, स्नूई होता है, जिससे उसके बाद तंबाकू होती है। ये जो वनस्पति बीज है, करवीर होता है जिसे हम कनेर कहते हैं। तो ये जो वनस्पतियाँ है, ये विषारी होती है। अगर इसका हम सेवन करते हैं, तो उसकी वजह यानी अगर उसकी प्रॉपर शुद्धि ना करने की वजह से, धतूरा जो होता है, धतूर के बीज जो होते हैं, वो औषधि उपयोग उसका होता है, लेकिन वो विषारी होता है। अगर उसकी प्रॉपर शुद्धि ना करते हुए अगर आप उसका यूज़ करते हैं, तो वो आपकी बॉडी पे टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा, ऐसा। तो ये होते हैं स्थावर विष। उसके बाद खनिज बीज जो होते हैं, जैसे अशुद्ध वंग होता है, अशुद्ध नाग होता है, अशुद्ध पारद होता है, अगर ये हम सेवन करते हैं, तो ये हमारे शरीर को घातक ठहर सकते हैं। या फिर ये विषारी इफेक्ट जो होते हैं, या टॉक्सिक इफेक्ट जो होते हैं, वो हमारे शरीर में उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम बहुत से हमारे जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है, उसमें नाग, वंग, पारद, गंधक, इनके भस्म यूज़ किए करते हैं। लेकिन ये जो भस्म होते हैं, या फिर ये जो हम खनिज यूज़ करते हैं, इनको हम प्रॉपर पद्धति से शोधन करते हैं, प्रॉपर पद्धति से मारण करते हैं। उन्हें हम शोधन और मारण के लिए विविध वनस्पतियों की भावना देते हैं, और उन्हें हम सेंद्रिय बनाते हैं, ऑर्गेनिक बनाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी इसे एब्सॉर्ब कर सके। और हम उन्हें पूड देते हैं, इसका मतलब होता है कि वो जो खनिज होते हैं, उनको हम नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, जो नैनो पार्टिकल्स हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है। इसलिए मैं इन भस्मों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये भस्म जो आयुर्वेदिक पद्धति से बनाए गए हैं, वो हमारे शरीर के लिए अनुकूल होते हैं, और शरीर से ईजीली एब्सॉर्ब भी होते हैं और डाइजेस्ट भी होते हैं। मैं अशुद्ध खनिजों की बात कर रहा हूँ। अशुद्ध खनिज जो होते हैं, जिसका शोधन या मारण प्रॉपर रीति से नहीं किया गया है, ऐसे नाग, वंग, लोह, ताम्र, इन खनिजों की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर वो आप सेवन करते हैं, तो उसके वजह से विष लक्षण शरीर में निर्माण होते हैं। तो इसे हम स्थावर विष मानते हैं। तीसरा प्रकार होता है जांगम विष का। जांगम विष का मतलब होता है प्राणीज विष या फिर कीटक विष। जैसे कीटक में क्या आता है, तो मकड़ी आती है, बिच्छू आते हैं।
उसके बाद प्राणीज में क्या आता है, कुत्ता आता है, सांप आता है, उसके बाद चूहा आता है, बिल्ली आती है। तो इनकी वजह से भी हमारे शरीर में विषारी इफेक्ट या फिर टॉक्सिक इफेक्ट आते हैं। तो ये जो विष होते हैं ये जंगम विष होते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो विष है, इनके विषों से हमारे शरीर को बाधा नहीं होती अगर हम यह पूर्ण चंद्रोदय रस 1 साल तक सेवन करें तो। किंतु यह रस जो है, यह रस अगर आप रसायन सेवन विधि से सेवन करेंगे तो ही यह विष आपको बाधक नहीं होंगे। जो मैंने रसायन सेवन विधि पहले कही थी, शॉर्ट में बताई थी आपको, तो वो विधि से ही आप सेवन करेंगे तो ही आपको इस प्रकार के इफेक्ट मिलेंगे, अन्यथा नहीं। और दूसरी बात यह है कि अब अगर आप रसायन विधि से ये रसायन सेवन करते हैं तो अकाल मृत्यु और अकाल वार्धक्य का आपको भय नहीं रहता। यह आयुष्यवर्धक भी होता है आपके लिए। दूसरी बात, अब नेक्स्ट देखेंगे अपन रोल ऑफ पूर्ण चंद्रोदय इन ट्यूबरकुलोसिस, या फिर राजक्षमा हम कह सकते हैं, या फिर इसे हम जीवाणुजन्य क्षय भी कह सकते हैं। तो यह देखने से पहले हम थोड़ा सा स्वर्ण के बारे में देखेंगे। स्वर्ण और स्वर्ण की जो एक्शन होती है उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे। तो ये स्वर्ण और स्वर्ण मिश्रित औषधियाँ जो होती है हृदय के लिए बलवान होती है और ये रक्त को निर्विष करती है। हमने पीछे ही देखा था, रक्त को निर्विष करने का मतलब होता है कि वो जो शरीर में विषारी तत्व होते हैं वो, या फिर जो बैक्टीरियल टॉक्सिन होते हैं, वायरल टॉक्सिन्स होते हैं, जो कीटोन बॉडीज़, एसीटोन बॉडीज़ होती है, अमोनिया होता है, या फिर जो टॉक्सिक मटेरियल जो उनकी लेवल से ज़्यादा बड़े हैं उनको कम करना या फिर नॉर्मल लेवल में लाना, ये कार्य यह कल्प करता है, स्वर्ण करता है, स्पेशली स्वर्ण करता है। स्वर्ण का काम ही विषग्न है, उसका गुण है यह विषग्न। तो ये विषग्न कार्य करता है। दूसरी बात, ये जो कल्प है यह योगवाही है, तो ये योगवाही है, इसका कारण स्वर्ण ही है, क्योंकि स्वर्ण भी योगवाही है। स्वर्ण अगर हम उत्तेजित द्रव्यों में या फिर उत्तेजित कल्प में यूज़ करते हैं, जैसे हेमगर्भपोटली, ये उत्तेजक कल्प है। इसमें अगर हम स्वर्ण मिक्स किया है हमने इसमें, तो इसका गुण जो है वो उत्तेजक गुण है। जहाँ नाड़ी मंद है या फिर हृदय की गति मंद है, तो ऐसी कंडीशन में हम हेमगर्भपटली का रस करते तो उत्तेजक कार्य करता है वहाँ पे। अगर हम स्वर्ण को शामक औषधियों के साथ शामक औषधियों में यूज़ करते हैं, जैसे जयमंगल रस है, स्वर्ण सूतशेखर है, अगर इन यह है शामक गण की औषधियाँ है, इनमें अगर हम स्वर्ण का यूज़ करते हैं तो स्वर्ण वहाँ पर शामक असर दिखाएगा। तो यह किस वजह से होता है, तो यह स्वर्ण की योगवाही गुण की वजह से होता है। दूसरी बात, स्वर्ण का हमने और एक गुण देखा था, वो था रक्षोघ्न गुण, यानी जीवाणुनाशक गुण। तो इस जीवाणुनाशक गुण का यहाँ पर टीबी में अच्छा उपयोग होता है। पूर्ण चंद्रोदय रज जो है यह उत्तेजक प्रकार की औषधियों में आती है, और उत्तेजक औषधियाँ होने के साथ साथ ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल भी है, यानी ये जीवाणुनाशक है, रक्षोघ्न है। तो इसलिए जो इन्फेक्शियस ट्यूबरकुलोसिस है, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से हम अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, तो ऐसे ट्यूबरकुलोसिस में यह कल्प जो है पूर्ण चंद्रोदय रस वो उत्कृष्ट कार्य करता है। उसका कारण जो स्वर्ण की एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है उसका यहाँ पे उपयोग होता है, क्योंकि स्वर्ण उन जो जीवाणु है उन जीवाणुओं पर डायरेक्टली अफेक्ट करता है, उनको किल करता है, उनको नष्ट करता है। और उसकी वजह से इस पूर्ण चंद्रोदय रस का उपयोग जो है वो बहुत कम अवधि में, कम मात्रा में डायरेक्टली हमें दिखने को मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को टीबी नहीं होता है, लेकिन किसी किसी पेशेंट को टीबी की शंका होती है कि हमें टीबी तो नहीं हुआ है। तो ऐसी अगर कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में भी, यानी अगर आपको सिर्फ राजक्षमा की शंका है और आपको राजक्षमा नहीं है, डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो भी आप इस पूर्ण चंद्रोदय रस का उपयोग कर सकते हैं। बाकी जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है उनका आप उपयोग ऐसी अवस्था में नहीं कर सकते, जब तक कि राजक्षमा आपको डिटेक्ट नहीं होता है तब तक कि आप उसका यूज़ नहीं शुरू कर सकते। लेकिन पूर्ण चंद्रोदय रस जो है उसका यूज़ हम ऐसी कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो पूर्ण चंद्रोदय रस है, पूर्ण चंद्रोदय रस का हम जब सेवन शुरू करते हैं टीबी में, तो यह उत्तेजक होने के कारण उसका असर जो होता है वो ब्लड वेसल्स पे होता है, रक्तवाहिनियों पे होता है, रक्त स्रोतस पे होता है, और रक्त जो धातु होता है हमारा उस रक्त धातु पर भी होता है, यानी उत्तेजक गुण होता है।
उत्तेजना देता है वो रक्तवाहिनियों को, रक्त को, तो उसकी वजह से शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि हमारी व्याधि बढ़ तो नहीं रही है, बढ़े हुए लक्षण इसमें दिखाई देते, लेकिन कुछ काल तक अगर इसका हम सेवन करें तो धीरे 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 ये लक्षण कम होते जाते हैं, क्योंकि जो रक्त है, रक्त को ये निर्विष करता है। रक्त को निर्विष किस प्रकार से करता है, तो जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स है या फिर जो बैक्टीरिया है, इनको ये नष्ट करता है, और वो नष्ट होने की वजह से ये एक प्रकार की रक्त की शुद्धि होती है। और रक्त की शुद्धि होने की वजह से, यानी जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स है वो बॉडी में से या फिर ब्लड स्ट्रीम में से कम होने की वजह से रक्त निर्विष होता है, और हमें अच्छा फील होने लगता है, हम बेटर फील करने लगते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पूर्णचंद्रोदय रस अगर सेवन करते हैं तो उसके सेवन से ज्वर बढ़ता है। अब ज्वर बढ़ने की वजह ये होती है कि ये जो स्वर्ण है, इसमें का जो घटक हमने स्वर्ण देखा है, स्वर्ण की वजह से क्या होती है कि बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी जो है इसकी बहुत क्विक है। वो कम मात्रा में बहुत से बैक्टीरिया को किल करता है। वो किल करने की वजह से बैक्टीरिया अगर ज़्यादा मात्रा में किल होते हैं तो उन बैक्टीरिया की डेड सेल्स से बैक्टीरियल टॉक्सिन्स फॉर्म होते हैं, और वो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की बॉडी से थोड़ी सी रिएक्शन हो जाती है, और वो रिएक्शन होने की वजह से ज्वर बढ़ता है। अगर ऐसा ज्वर बढ़ता है या फिर जब भी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का ज्वर है, तो इस कल्प का उपयोग हमें कम मात्रा में करना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, जब भी इस कल्प का हम उपयोग करते हैं तो उस कल्प के साथ अगर हम रजत भस्म, मौक्तिक भस्म और प्रवाल पिष्टी, इनका उपयोग अगर हम करें तो ये कॉम्प्लिकेशन उसके होते नहीं, या फिर ये जो ज्वर बढ़ता है वो बढ़ेगा नहीं, वो नॉर्मल रहेगा। तो इस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात है, ये जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इसकी है, तो ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इस प्रकार की है कि यह जो कल्प है, यह सिर्फ जीवाणुओं का ही नाश करता है। शरीर के जो टिश्यूज़ होते हैं, जो ऊतियाँ होती है, उनका नाश यह नहीं करता। उल्टा जो डैमेज होता है बैक्टीरियल या फिर बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से, जिन पेशियों का डैमेज होता है, उन पेशियों को उन पेशियों को उन पेशियों के बदले नई पेशियां निर्माण करने का कार्य यह कल्प करता है। इसलिए ये बैक्टीरियासाइडल या फिर एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल की श्रेणी में जो अन्य कल्प है उनमें यह अग्रगणी है, या फिर श्रेष्ठ कहते हैं हम इसे। तो इस प्रकार से इसकी ट्यूबरकुलोसिस में एक्शन देखने को मिलती है। उरक्षत, अब अगर उरक्षत का मतलब होता है कि वह लंग्स में जो कैविटी फॉर्म होती है, अगर क्रॉनिक ट्यूबरकुलोसिस की वजह से बहुत बार लंग्स में वेरी कैविटी तैयार होती है, उसमें पस फॉर्मेशन होता है, जख्म होती है, तो उसे हम कहते हैं उरक्षत। तो बहुत बार इस उरक्षत में क्या होता है कि अगर हमें खांसी आती है तो खांसी में कफ निकलता है और कफ में खून होता है, जिसे हम हेमोप्टेसिस कहते हैं। तो ऐसी जो वृक्षत की अवस्था होती है जिसमें खून निकलता है, रक्त निकलता है वमन में या फिर खांसी में, तो ऐसी कंडीशन में हम इस पूर्णचंद्रोदय रस का उपयोग करते हैं, या फिर हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इसके उपयोग से क्या होता है, तो सबसे पहले तो होता है कि ये रक्त को बल देता है। रक्त को बल देता है मतलब बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी है, तो रक्त में से बैक्टीरिया और बैक्टीरियल टॉक्सिन को नष्ट करता है। दूसरा इसका काम है कि ये नए ब्लड वेसल्स तैयार करता है, कोलेटरल जो होते हैं, कोलेटरल फॉर्म करता है, ग्रेनुलेशन फॉर्म करता है। अब आयुर्वेद की दृष्टि से हमने अगर देखा जाए तो ब्लड वेसल क्या है, तो ब्लड वेसल है सीरा। और सीरा क्या है, तो सीरा ये रक्त का उपधातु है। अगर रक्त को बल मिलेगा तो रक्त से तैयार होने वाले जो उपधातु है या फिर जो कुछ मल है, वो उत्कृष्ट रीति से तैयार होते हैं, उत्कृष्ट प्रकार से तैयार होते हैं। इसलिए जिसमें जो वेसल होंगे वो वेसल भी उत्कृष्ट प्रकार से तैयार होंगे, और वेसल तैयार होने की वजह से ब्लड सप्लाई जो है या रक्त का पुरवठा हो, जो कैविटीज़ है वहाँ को अच्छी तरह से होगा, और अच्छी तरह से कैविटी को अगर उस खून का सप्लाई होता है तो वहाँ पे नए टिश्यू जो है, नए टिश्यू बनेंगे, क्योंकि रक्त का जो कार्य होता है वो जीवन कार्य होता है। जीवन ही रक्त का कार्य है, जीवन देना, नई पेशियों को निर्माण करना, उन्हें जीवन देना, यह रक्त का कार्य है। तो रक्त का यह कार्य यहाँ पर अच्छी तरह से दिखाई देता है कि अगर हम जिनमें कैविटीज़ फॉर्म है उस पेशेंट को अगर हम यह स्वर्णकल्प, स्वर्ण कोई भी स्वर्णकल्प या पूर्णचंद्रोदय तो हम देते ही है, पूर्णचंद्रोदय के साथ अगर नहीं दिया है या फिर कोई अन्य स्वर्णकल्प भी दिया है, तो ऐसी कंडीशन में जब वो कैविटीज़ हील हो जाती है और उसके बाद में हम अगर एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में हमें वो जो लंग्स फाइब्रोसिस होता है वो देखने में नहीं मिलता, जो कि एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी के बाद में हमें देखने में मिलता है। जो पैच दिखाई देते हैं, फाइब्रस पैच दिखाई देते हैं हमें एक्सरे में, वो इसमें दिखाई नहीं देते। कि उसका कारण यह है कि वो जो व्रण होते हैं, व्रण को पूर्णतः रोपण करता है, उसमें फाइब्रोसिस नहीं होने देता।
यह इसका उत्कृष्ट कार्य है। इसलिए हमें क्षय की कोई भी अवस्था हो, अगर उसमें उरक्षत फॉर्म हुई है या फिर लंग में कैविटीज फॉर्म हुई है, तो इसी अवस्था में हमें स्वर्णकल्प या स्पेशली ये जो होता है पूर्ण चंद्रोदय रस का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद कीटाणुनाशक कार्य हमने देखा है, रक्षोघ्न कार्य की जो बैक्टीरियोसाइडल, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल एक्टिविटीज़ की है। लेकिन यह फक्त सिर्फ राजयक्ष्मा में यूज़ होता है ऐसा नहीं है, अन्य जो सन्निपात होते हैं, अन्य व्याधियाँ जो होती हैं उनमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आंतरिक सन्निपात होता है, जिसे टाइफाइड फीवर है, क्रॉनिक टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में बहुत बार आंत्र में व्रण होता है। उसके बाद फुफ्फुस सन्निपात होता है, जिसे हम न्यूमोनाइटिस कह सकते हैं, निमोनिया कह सकते हैं। उसके बाद फुफ्फुस आवरण शोथ कहते हैं, जिसे हम प्लूरसी कहते हैं, प्लूराइटिस कहते हैं। या फिर उरत्तोय, उरत्तोय का मतलब होता है प्लूरल इफ्यूजन। जैसे फुफ्फुस की जो कला होती है, हमारी दो कला, अंतावरण और बाह्य आवरण, उनके बीच में जल संचिति हो जाना को हम उरत्तोय कहते हैं। तो यह भी, या फिर इस प्रकार के अदर इन्फेक्शियस डिसीज जो है, संक्रामक डिसीज जो है, उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि इन्फेक्शन जब भी होता है बॉडी में, बैक्टीरियल या एंटीवायरल वायरल इन्फेक्शन जब भी होता है, तो उसकी वजह से बैक्टीरियल या वायरल टॉक्सिन बॉडी में फॉर्म होते हैं, और वो जो टॉक्सिन्स होते हैं उनका सीधा इफेक्ट होता है हार्ट पर, जिसकी वजह से हार्ट की जो गति है, नाड़ी की जो गति है, वो मंद हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तो ऐसी अगर कंडीशन आती है जहाँ पे नाड़ी गति और हृदय गति क्षीण हुई है सन्निपात की वजह से, वो चाहे आंतरिक सन्निपात हो, फुफ्फुस आवरण सन्निपात हो, मस्तिष्क आवरण सन्निपात हो, किसी भी अवस्था में अगर नाड़ी गति क्षीण हुई हो, कम हुई हो, हृदय की गति मंद हुई हो, तो ऐसी अवस्था में पूर्ण चंद्रोदय का उपयोग हमें करना चाहिए। कंडीशन बस यही है कि व्याधि कफज होना चाहिए, व्याधि पित्तज ना हो। अगर पित्तज व्याधि हो तो आप पूर्ण चंद्रोदय रस का उपयोग ना करें, क्योंकि यह तीक्ष्ण, उष्ण और उत्तेजक होने के कारण पित्त को बढ़ाता है और उससे व्याकुलता बढ़ती है। इसलिए जब कफ प्रदान व्याधि हो तभी आप इसका उपयोग करें। तो उसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ पूर्ण चंद्रोदय रस ऑन बॉडी ग्रोथ। शरीर की जो वृद्धि होती है उस पर इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। शरीर को समतोल रखने का कार्य यह रसायन बहुत अच्छी तरह से करता है। बहुत बार क्या होता है कि हमारी जो आयु, तो हमारे आयु के अलग अलग पड़ाव है, जैसे बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, कुमारावस्था है, तरुणावस्था है, वृद्धावस्था। तो उस अवस्था के अनुसार हमारे शरीर में वह बदल होते जाते हैं, या फिर वो होना अनिवार्य है। अगर वह बदल होते नहीं तो इसका मतलब है शरीर में कुछ तो विकृति है। बहुत से रुग्ण ऐसे होते हैं कि उनका उम्र के हिसाब से उनका जो विकास होना चाहिए वह होता नहीं है। बहुत बार होता है कि वह रुग्ण जो होता है वो किशोर अवस्था में आता है, कुमार अवस्था में आता है, लेकिन उसमें जो कुमार अवस्था के लक्षण दिखने चाहिए वो दिखते नहीं। अगर स्त्रियां है, लड़कियां है, तो उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। बहुत से जो लड़के होते हैं उनकी हाइट कम रहती है, उनमें डॉर्फिज्म रहता है। उनके चेहरे पर जो तेज होना चाहिए वो नहीं होता, मुख निस्तेज होता है। नख होते हैं, त्वचा होती है, वो रुक्ष होती है, ड्राई होती है, चेहरे पे सूजन सा लगता है। जो जननेंद्रिय होते हैं या फिर नितंब होते हैं, उनकी जो विकास होना चाहिए, जो वृद्धि होनी चाहिए, वो प्रमाणता नहीं होती। स्त्रियाँ जो होती है, स्त्री में नितंब और स्तन, जिसे हम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कहते हैं, उनका विकास योग्य प्रमाण में नहीं होता उनकी आयु के अनुसार। जो लड़के होते हैं, पुरुष होते हैं, तो उनमें अंडाशय का या फिर जननांग का जो विकास होना चाहिए वो उस प्रकार में नहीं होता। उनमें उत्साह नहीं रहता है किसी चीज़ का, उनके जो अवयव होते हैं उन अवयव की प्रॉपर तरीके से वृद्धि नहीं होती। नेत्र जो होते हैं वो निस्तेज दिखाई देते हैं, नाड़ी की गति जो होती है वो मंद दिखाई देती है। ऐसी अवस्था जब आती है तो ऐसी अवस्था में दो औषधियाँ बहुत अच्छी तरह से कार्य करती है। तो उसमें से जो पहली होती है वो होती है आरोग्यवर्धिनी, और दूसरी होती है पूर्ण चंद्रोदय रस। अगर वात प्रधान विकृति है, जिसमें वात की प्रधानता हो, ये जो लक्षण हैं जो मैंने ऊपर बताए हैं, उसमें अगर वात की प्रधानता हो तो आप आरोग्यवर्धनी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऊपर जो लक्षण मैंने दिखाया उसमें अगर कफ की प्रधानता है, उसमें कफ विकृति है, दूषित कफ, यह अगर इस लक्षणों का कारण है, तो इसमें आप निसंकोच पूर्ण चंद्रोदय रस का उपयोग करें। उसके बाद हम देखते हैं इंद्रिय शैथिल्य। अब इंद्रिय जो होते हैं वो होते हैं 11, एकादश इंद्रिय। उसमें पंच ज्ञानेंद्रिय होते हैं, पंच कर्मेंद्रिय होते हैं, और एक होता है उभय इंद्रिय, जिसे हम मन कहते हैं। तो इन इंद्रियों के दो कार्य होते हैं। एक
इंद्रिय, जो इंद्रियों का अर्थ होता है उनका ग्रहण करने की क्षमता, और इंद्रिय जो होते हैं वो आज्ञा ग्रहण सामर्थ्य, इंद्रियों का जो आज्ञा ग्रहण सामर्थ्य होता है वह, ये दो कार्य होते हैं। जैसे पंच ज्ञानेंद्रिय, उनका कार्य है कि वह ज्ञान ग्रहण करना, जैसे आँखों से देखना, नाक से सूंघना, जीह्वा से टेस्ट लेना, हमारी जो त्वचा होती है उसे स्पर्श समझना, कानों से सुनना, यह होते हैं सेंस ऑर्गन, इससे हम अर्थ ग्रहण करते हैं। उसके बाद होते हैं कर्म इंद्रिय, जैसे हाथों से लेना देना या फिर कुछ उठाना कुछ रखना, यह कार्य होते हैं। पैरों से चलने का कार्य होता है, गमन कार्य होता है। उसके बाद वाणी का मतलब होता है स्वर यंत्र, स्वर यंत्र से बोलना, यह कार्य होता है। गुद होता है, गुद से मल विसर्जन करना, यह कार्य होता है। तो इसे कहते हैं हम आज्ञा ग्रहण सामर्थ्य। जैसे हमें कुछ उठाना है तो हम हाथ को आज्ञा देते हैं, चलना है तो पैर को आज्ञा देते हैं, बोलना है तो स्वर यंत्र को आज्ञा देते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन। तो ये जो कार्य है मन का कार्य होता है सोचना, मनन करना, चिंतन करना। तो यह जो इंद्रिय होती है ये इनके कार्य है। अगर ये इनके कार्य ठीक तरह से ग्रहण नहीं करते हैं, जैसे कानों से हम ठीक से सुन नहीं सकते, आंखों से हम देख नहीं सकते, आंखों से जैसे प्रकाश होता है या फिर कुछ ये होता है, हमें सहन नहीं होता, बोलना ज़्यादा, वाणी जो है, वाणी का कार्य बोलना है, तो वो हमें बोलने में कुछ इच्छा नहीं होती बहुत बार। जीवा जो होती है, जीवांकुर, जीवा में जो जो हमारी जीभ होती है उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, अंकुर होते हैं, जीवांकुर होते हैं, उनसे हमें टेस्ट का पता चलता है। तो बहुत बार हम कुछ खाते हैं लेकिन हमें टेस्ट का पता नहीं चलता। नाक से बहुत बार हमें जो स्मेल होती है वो ठीक तरह से उसको हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते। तो ये कार्य जो होती है इसको हम बोलते हैं इंद्रिय शैथिल्य। अपने जो पंच ज्ञानेंद्रिय उनका जो मुख्य कार्य है वो उनसे ग्रहण न होना, इसे कहा जाता है इंद्रिय शैथिल्य। तो जो ये इंद्रिय होते हैं, इंद्रिय जो होती है वो इंद्रियों के शरीर अवयव भी होते हैं। जैसे चक्षुरेंद्रिय होता है हमारा, उसका अवयव होता है नेत्र। घ्राणेन्द्रिय होता है, उसका अवयव होता है नासा। रसनेन्द्रिय होता है, रसनेन्द्रिय, उसका जो अवयव होता है वो जीवा होता है। स्पर्शनेन्द्रिय का अवयव जो होता है वो त्वक होती है, हमारी त्वचा होती है। तो ये जो इंद्रिया जो ये अवयव है हमारे, वह इंद्रियों के नियंत्रण में रहते हैं। यानी ये जो हमारे अवयव, देखना, चलना, बैठना, बोलना, स्पर्श सहन करना, सूंघना, यह सब अवयव के कार्य है। तो ये इंद्रिय जो होते हैं हमारे, इंद्रिय जो अवयव के माध्यम से ये कार्य करते हैं। तो इन इंद्रियों का हमारे अवयवों पर नियंत्रण होता है। और ये जो अवयव होते हैं हमारे, ये अवयव तैयार कैसे होते हैं? तो ये तैयार होते हैं धातुओं से। जैसे जीवा है हमारी, जीवा तो रस, रक्त और मांस के प्रसाद भाग से बनी है। नेत्र जो है वो मज्जा प्रधान अवयव है। त्वक जो है हमारे रक्त से बनी है। तो इस तरह से जो सब अवयव है हमारे, उसमें कोई ना कोई धातु का योगदान है ही, यानी ये धातु से ही बने, धातु की सिवाय ये किसी और चीज़ से नहीं बने हैं। तो इंद्रिय शैथिल्य जो होता है, इंद्रिय शैथिल्य और अवयव, अवयव से धातु, तो ये उसकी चेन होती है। तो हमें अगर इंद्रिय शैथिल्य को दूर करना है तो हमें धातु साम्य प्रदान करना होगा शरीर को, यानी धातु साम्य प्रदान करना होगा। धातु अगर हमारे समस्थिति में आएंगे, उत्तम प्रकार से उनके कार्यरत होंगे, उत्तम प्रकार से तैयार होंगे, तो हमारे जो अवयव है जो धातुओं से बने हैं वो उत्कृष्ट प्रकार से तैयार होंगे। और वो अवयव अगर उत्कृष्ट प्रकार से तैयार होते हैं तो जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय है वो उनका कार्यक्रम, उनका जो अर्थ होते हैं वो ग्रहण करने में समर्थ होंगे। इसलिए इंद्रिय शैथिल्य को अगर हमें दूर करना है तो हमें धातु साम्य शरीर को प्रदान करना होगा या फिर प्रस्थापित करना होगा। तो ये धातु साम्य प्रस्थापित करने का कार्य जो होता है ये पूर्ण चंद्रोदय रस से बहुत अच्छी तरह से होता है। ये सब धातुओं को बल प्रदान करता है। ये जो धातु पोषण क्रम होता है, वो धातु पोषण क्रम को ये सुधारने का कार्य यह पूर्ण चंद्रोदय रस करता है। उसकी वजह से इंद्रिया जो होती है, यानी धातु साम्य अगर स्थापित हो जाएगा तो उससे जो अवयव है वो अवयव उत्कृष्ट प्रकार से कार्य करने लगेंगे। और अवयव अगर उत्कृष्ट प्रकार से कार्य करते हैं तो हमारी इंद्रिया जो है वो हमारे जो अर्थ होते हैं वो ग्रहण करने में समर्थ रहेगी। जैसे हमारे चक्षुरेंद्रिय में क्या होता है, तो रॉड्स और कोन्स होते हैं। उसके बाद जीवा जो होती है, जीवा में जो जीवांकुर होते हैं, वो जीवांकुर अगर विकृत है
उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारी जीवा कितनी भी अच्छी रहे वो टेस्ट ले नहीं सकते। हमारे कौन से वार्ड्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम देख नहीं सकते ठीक से। इसलिए हमारे इन अवयवों का ठीक होना बहुत आवश्यक होता है। तो ये किस वजह से होगा, तो धातु साम्य प्रस्थापित होने के बाद ही होगा। तो इसलिए धातु साम्य प्रस्थापित होगा तो अवयव सुदृढ़ होंगे, और अवयव सुदृढ़ होंगे तो हमारी जो इंद्रिया है वो उनका अर्थ ग्रहण करने में सक्षम रहेगी। तो इसलिए धातु साम्य प्रस्थापित करने के लिए हम इस पूर्णचंद्रोदय रस का उपयोग करें। वृक्षत्व, मैंने हमने पिछले ही देखा था वाजीकरण। तो वृक्षत्व का मतलब होता है कि वह शुक्र शक्ति जो होती है या फिर काम उत्तेजना जो होती है, काम उत्तेजना को बढ़ाना, बढ़ी हुई काम उत्तेजना को हम वृक्षत्व कहते हैं। तो इस कल्प में हमने देखा था कि वह जो हमने रसायन तैयार किया था पूर्णचंद्रोदय रसायन, उसमें हमने कर्पूर, केशर, समुद्रोशोष इनको मिक्स किया था, अभ्रक भस्म को मिक्स किया था, उसके बाद वो तैयार किया था सेवन करने के लिए। तो इस कल्प में कर्पूर, समुद्रोशोष ये द्रव्य जो है ये उत्तेजक द्रव्य है। ये उत्तेजक द्रव्य होने की वजह से जब हम इसका सेवन करते हैं तो हमारी काम उत्तेजना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो इतनी बढ़ जाती है कि हमें इसके सिवा मैथुन के सिवा और कुछ सूझता नहीं है। इसलिए हमें जब ये रसायन यूज़ करना है तो बहुत सावधानीपूर्वक यूज़ करना चाहिए। बढ़ी हुई काम उत्तेजना वाले जो पेशेंट है आपके पास तो उसमें इसका उपयोग कम मात्रा में करें। उसके बाद सन्निपात। सन्निपात हमने देखा है कि वह कफ प्रधान अगर सन्निपात है तो हम इसका उपयोग करें, इस पूर्णचंद्र रस का उपयोग करें। यह अगर पित्त प्रधान सन्निपात है तो इसमें हम इसका उपयोग ना करें। तो अब कफ प्रधान सन्निपात के लक्षण क्या होते हैं? बहुत बार क्या होता है कि कफ जो है हमारा हमारा कफ दूषित हो जाता है और वो फुफ्फुस में संग्रहित हो जाता है। अगर ऐसा होता है कफ दूषित और संग्रहित हुआ हो फुफ्फुस में, तो हम अगर उस रुग्ण के कक्ष में भी अगर जाते हैं, उसकी रूम में अगर जाते हैं, तो हमें एक दुर्गंधी का आभास होने लगता है। वो जो रुग्ण होता है उसके कंठ में एक अजीब सी आवाज़ आती है, स्ट्राइडर की जैसी, घर 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 ऐसी आवाज़ आती है। उसके बाद वो जो रुग्ण होता है उसके नेत्रों में आरक्तता होती है, यानी आंखें जो होती है वो लाल होती है। उस रुग्ण को बद्धकोष्ठता होती है, यानी उसमें मल मूत्र और जो अधोवायु होता है उसका सरण नहीं होता है। वो जो होते हैं वो बद्ध हो जाते हैं। अगर कफ करता भी है पेशेंट को, कफ आता भी है तो उस कफ के साथ में खून आता है। बहुत बार अगर पेशेंट मल प्रवृत्ति करने जाता है या फिर ज़बरदस्ती मल प्रवृत्ति करता है तो उस मल प्रवृत्ति के साथ में भी रक्त का स्राव होने लगता है। उसके बाद जो रुग्ण होता है उसमें निद्रानाश होता है, उसे नींद नहीं आती। उसकी जो जिह्वा होती है वो काली पड़ जाती है, जिह्वा पे एक ब्लैक लेयर आ जाती है। उसके बाद वो जिह्वा जो होती है वो रुक्ष होती है, खर होती है, जैसे लगता है कि जैसे इस पे कांटे आए हैं छोटे छोटे मामूली। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट में की जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो बिगड़ जाता है। उसके बाद वो प्रलाप करता है। प्रलाप का मतलब होता है बड़बड़ाना, वो बड़बड़ाते रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो सन्निपात का पेशेंट है इसमें उसके मस्तिष्क पर या मस्तिष्क आवरण पर शोथ आ जाता है। मस्तिष्क पर अगर शोथ आता है तो हम उसे एनसेफेलाइटिस कहते हैं, और मस्तिष्क आवरण पे अगर शोथ आता है तो हम उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो मेनिंजाइटिस या फिर एनसेफेलाइटिस अगर हो तो ऐसे पेशेंट में उन्माद के लक्षण बहुत से दिखाई देते हैं। वो चिढ़ता है, चिल्लाता है, बड़बड़ाता है, हाथ पैर झटकता है, मारता है, उठने की कोशिश करता है। तो ऐसे लक्षण उसमें दिखाई देते हैं सन्निपात में, कफत सन्निपात में, कफ प्रधान सन्निपात में। अगर ऐसे लक्षण रुग्ण में दिखाई देते हैं तो ऐसी अवस्था में हम पूर्ण चंद्रोदय रस, श्रृंग भस्म, प्रवाल पिष्टि और स्वर्णमाक्षिक भस्म इनका मिश्रण तैयार कीजिए। इनको सम मात्रा में ले और इनका एक मिश्रण तैयार कीजिए और इसे एक रत्ती की मात्रा में शहद के साथ दिन में 2 से 3 बार अगर चटाए तो दिन में 2 से 3 बार इनको चटाए, और उसके साथ में अगर हम यष्टि मधु, बेहड़ा, मनुका और जो अडुलसा होता है, वासा होता है, और साथ में शर्करा, सीतोपला, इनका अष्टमांश क्वाथ अगर हम देते हैं तो इसके वजह से वो जो कफ विकृति है वो कफ विकृति दूर करने में, कम करने में, और जो कफ की दुष्टि हुई है वो दुष्टि कम करने में यह कल्प या फिर यह जो औषधि है ये अच्छी तरह से काम करती है। ये देने के बाद अगर कफ का संग्रह अगर हुआ है फुफ्फुस में तो वह भी बाहर निकलने में मदद होती है। कफ जो है वो पतला होकर बाहर निकल जाता है, और जो नया कप तैयार होता है वो नया कप अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वालिटी का तैयार होता है, और यह अच्छी क्वालिटी का कप तैयार होने के बाद रुग्ण व्याधि मुक्त होने में मदद मिलती है।
बहुत बार ये जो सन्निपात होता है, यह सन्निपात में बद्धकोष्ठता जब भी होती है तो उसमें विरेचन देते हैं बहुत से लोग, तो वो नहीं देना चाहिए। विरेचन में बहुत बार अगर वो एडमिट है पेशेंट तो उसे लैक्सेटिव देते हैं, या फिर एरण स्नेह देते हैं, या फिर गंधर्व की देते हैं, कायम चूर्ण, नित्यम चूर्ण, इनका यूज़ बहुत से लोग करते हैं। तो ऐसी अवस्था अगर है सन्निपात की, अगर ऐसी अवस्था और उपरयुक्त अगर लक्षण है तो उसमें विरेचन ना दे। हाँ, उसमें आप बस्ती दे सकते हैं। वैसे अगर आप ये कल्प जो मैंने कहा है अगर ये देते हैं, जैसे जो मिश्रण मैंने बताया वो अगर देते हैं तो आपको उस बस्ती की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप बस्ती देते हैं तो इसके रिजल्ट और बढ़िया आएंगे। उसमें विरेचन दे सकते, बस्ती दे सकते, विरेचन ना दे। यह सूचना है आपके लिए। अंत में सूचना, यह कल्प जो है यह उत्तेजक है, बहुत ही उत्तेजक है, इसलिए इसे यूज़ करते वक्त आप कुछ सूचनाओं का पालन अवश्य करें। यह पूर्ण चंद्रोदय रज जो है इसमें हमने कहा है कि इसे घृत या फिर मधुर पदार्थ जो होते हैं, गुरु पदार्थ, इनके साथ सेवन करें। लेकिन अगर इन पदार्थों के साथ अगर आपको सेवन करना है तो आपकी अग्नि जो है वो प्रज्वलित होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जठराग्नि अगर प्रदीप्त है तो ही आप इसका उपयोग घृत वगैरह के साथ करें, अन्यथा ना करें। जिनकी हृदय गति मंद हो, जिनकी नाड़ी मंद हो और जिसमें कफ प्रधान विकृति हो, ऐसे ही रुग्णों में इस पूर्ण चंद्रोदय रस का उपयोग करें। जो पित्त प्रधान व्याधि हो, रुग्ण में दाह ये लक्षण हो, उसके बाद नाड़ी गति तीव्र हो, हृदय गति तीव्र हो, तो ऐसे रुग्ण में इसका उपयोग बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।